हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आज बच्चों क्लास 12th के लिए हम लॉस्ट स्प्रिंग, आज से पहले हमने क्वेश्चन आंसर के वीडियो डाले थे और आज हम इस लेक्चर में आपको लॉस्ट स्प्रिंग की समरी इन हिंदी बता रहे हैं। समरी अगर आपको याद होती है बच्चों तो फिर क्वेश्चन आंसर लिखना वेरी इजी, आप यू कैन डू, आप वेरी इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनिश जैन, यू हैव टू नो अबाउट द समरी ऑफ दिस लेसन। ब्लैक बोर्ड पर सभी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, इनकी हम समरी बताएंगे जिससे कि आपको इजी हो जाए चैप्टर और क्वेश्चन आंसर आसान। और जो बच्चे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं मैं उनसे कहूँगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कमेंट्स भी भेजें ताकि हम उसमें आपकी कोई हेल्प कर सकें। तो रेड बटन सब्सक्राइब कर दबाएं और आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस लेसन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो मैंने सामने आपके सभी के बच्चों क्या लिख दिया है, ये पॉइंट्स लिख दिए हैं बच्चों, और इन पॉइंट्स के आधार पर अब हम आपको सभी को इसकी क्या बताएंगे, समरी बताएंगे। देखिए लॉस्ट स्प्रिंग, देखिए मैंने पॉइंट लिखा है चाइल्डहुड ऑफ रैग पिकर्स। तो ये पूरा लॉस्ट स्प्रिंग नाम का गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति के ऊपर ये चैप्टर है, जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपने बचपन को मिस कर देते हैं बच्चों, और ऐसे ही और उसकी वजह से वो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा उसी पर आधारित है। और अब उसमें इसी में लेखिका अनिश जैन जो है वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम साहिब-ए-आलम है। वह कूड़ा कचरा के अंदर रुपए पैसे तलाशने की कोशिश करता है, देखता है, तो वह लेखिका उसे स्कूल जाने की सलाह देती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो क्योंकि वो उसकी आर्थिक स्थिति बच्चों ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जाता था। लेखिका उससे कहती है कि मैं स्कूल खोलूँगी तो आप आया करना। तो वो उस वक्त उसने जो कुछ कहा वो होना संभव नहीं था। तो उन बच्चों को नंगे पैर देखा जा सकता था, नंगे पैर रहते थे ज़्यादा। और अगर कोई बच्चा पैरों में कुछ पहन भी रहा तो एक पैर में कोई सा जूता पहन रहा, दूसरे में कोई सा, ज़्यादातर नंगे पैर रहते थे। और नंगे पैर रहना एक तरह से क्या था बच्चों, उनकी एक परंपरा थी, ये समझ लें। अब यही दृश्य, ऐसा ही दृश्य, नंगे पैर रहना बच्चों की परंपरा थी, तो ऐसे ही बच्चों का दृश्य लेखिका अनिश जैन को कहाँ ले जाता है, सीमापुरी दिल्ली में ले जाता है। बच्चों कहाँ ले जाता है, सीमापुरी दिल्ली की तरफ ले जाता है, जहाँ पर बहुत से रैग पिकर्स बच्चों रहते थे अपने माता पिताओं के साथ, दादा दादी के साथ, परिवार के साथ। और वहाँ पर सीमापुरी में झुग्गी झोंपड़ियों और रैग पिकर्स का जमावड़ा लगा हुआ है। तो गैर कानूनी बाशिंदे हैं ये सभी लोग जितने भी हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश से सन 1971 में भारत आकर के यहाँ आ गए थे और गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बस गए थे। अब कच्चे घरों में रहने लगे हैं ऐसे सीमापुरी के जो लोग हैं, टीन, तिरपाल और मिट्टी के बने हुए मकानों में बने रहे। और ये कितने वर्षों से रह रहे हैं बच्चों, 30 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया। पूरा बीना बच्चों की मजबूरी थी, जहाँ केवल अब देखिए अब क्या है, एक इसमें साहिब-ए-आलम के नाम का जो लड़का है वो क्या करता है, एक दूध चाय वाले की दुकान पर भी काम करता है। वहाँ पर उसको क्या मिलता है, क्योंकि उसको धन की आवश्यकता थी, वह पुअर था, तो वहाँ पर उसे क्या मिलता है, सभी समय का भोजन मिलता है और 800 रुपये भी उसको प्राप्त होते थे वहाँ से। अब ये तो साहिब-ए-आलम के ऊपर आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अनिश जैन और साहिब-ए-आलम। अब इसमें आता है मुकेश, एक और पात्र है इसमें। मुकेश नाम का भी एक लड़का है इसी चैप्टर में, जो इन्हीं रैग पिकर्स में से एक है, लेकिन वह फिरोजाबाद को बिलोंग करता था। फिरोजाबाद जहाँ चूड़ियों का शहर है, हमने क्वेश्चन आंसर बताए थे बच्चों, उसमें हमने काफ़ी कुछ इसमें से भी बताया है। फिरोजाबाद क्या है, सिटी ऑफ बैंगल्स है। और बैंगल्स क्या होती है बच्चों, महिलाओं का, भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होती हैं, वो सिंबल होती हैं। मुकेश क्या बनना चाहता था बच्चों,
मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन गैराज उसकी बहुत ही दूर थी, तो उसका ख्वाब ही रह गया। तो यहाँ पर उसके पूर्वज जो थे फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने का काम करते थे, और कांच की चूड़ियाँ बनाने में लगभग 20,000 बच्चे, यहाँ पर कम से कम कितने 20,000 बच्चे उन चूड़ियों के कामों में लगे रहते थे। लेखिका ने अपने घर ले जाने की बात करता है लेखिका से, कौन मुकेश के मेरे घर चलो, वहाँ पर उसके दादा दादी रहते थे, भैया भाभी रहते थे। और तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का दृश्य देखती है, बड़ा मार्मिक दृश्य देखती है। तो दादी जो है उससे कहती है कि इट इज डेस्टिनी और इट इज हिज कर्म। तो ये शब्द किसने कहे थे जानते हैं? मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहे थे अपने हस्बैंड के बारे में, जो कांच की चूड़ियों की पॉलिश करते करते ब्लाइंड हो गया था। तो फिरोजाबाद के ऐसे लोगों को अलग अलग रंग की चूड़ियाँ बनाते हुए देखा जा सकता था। इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, वैसे सतरंगी चूड़ियाँ बनाते हुए उनको देखा जा सकता था, और ये सभी सुहाग का प्रतीक होती हैं। ऐसे लोगों के बीच में जब लेखिका अलीशम जब पहुंचती है तो वो कहती है भाई आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते? तो वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ कोई लीडर नहीं है, और अगर हमने बना भी ली तो फिर पुलिस वाले हमें गैर कानूनी तरीके से किसी केस में ला देंगे, हमको न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे, राजनेता हमको परेशान करेंगे, हमारा जीवन खराब हो जाएगा, इसलिए हम कोई क्या नहीं, जेल में भी डाला जा सकता है, इसलिए हम कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बना सकते। तो ये सारा रैंक कट्स के ऊपर मुकेश और साहब के आलम नाम के बच्चे के ऊपर पूरा कूड़ा कचरा बेचने वालों के ऊपर, दयनीय स्थिति के ऊपर आपकी ये समरी थी। और इसमें अंत में लेखिका 2 अलग अलग तरह की दुनिया देखती है। अब 2 अलग अलग तरह की दुनिया कौन सी देखती है? एक दुनिया तो होती है एक गरीब बच्चों की, जहाँ पर बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं उनके माँ बाप, और दूसरी दुनिया क्या देखती है? उसमें देखती है राजनेताओं की दुनिया, पुलिस वालों की दुनिया और साहूकारों की दुनिया देखती है। ऐसे व्यक्तियों ने साहब के जीवन को बोझिल बना दिया था, और दूसरी तरफ जो हमारा मुकेश नाम का जो लड़का है वो अपनी मजबूरी के कारण वह मोटर मैकेनिक बनने का उसका सपने का सपना ही रहा, और वो गैराज दूर होने के कारण अपने सपने को पूर्ण करने में भी असमर्थ था। लेखिका भी बहुत दुखी होती है। वहाँ पर रैंक कट्स के जितने भी कूड़ा कचरा बेचने वाले हैं बच्चे, तो उनकी उस दयनीय स्थिति का वर्णन इस चैप्टर में करती है, जो इसी कारण बस गरीबी के कारण, पैसे की तंगी के कारण स्कूल जाने में असमर्थ रहते हैं। तो लेखिका ने बड़ा ही मार्मिक और दयनीय चित्रण इस चैप्टर में किया है, और सभी को ये मैंने ब्रीफ में समरी बताई है। आपके बुक में भी बच्चों समरी लिखी हुई है, तो आप उसको अच्छी तरह से रीडिंग कर लें। बहुत हो सकता है कुछ अभी छूट गया है, तो वो क्वेश्चन आंसर में भी आ गया है। तो यहीं पर मेरा माई लेक्चर इज ओवर, और सभी बच्चे कमेंट्स किए हैं, और कमेंट्स करेंगे तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है उसको मैं शॉर्ट तुरंत इमीडिएटली कर दूंगा, आपको जवाब दूंगा। आप आई विल ऑलवेज विद यू, मैं आपके हमेशा साथ हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपका रिजल्ट 100% बनेगा, और अच्छे मार्क्स लाएंगे, आप 90% से अबव लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेहनत करेंगे, मैं मेहनत करूँगा, तो ऐसा नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो आपको ये तैयारी करनी है, अच्छे से करें, और हम आगे एक और अच्छे वीडियो के साथ आपको आज के बाद मिलेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। गुड बाय।